हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है शौकीन। दोस्तों, लास्ट क्लासेस में हमने काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें कवर कर ली हैं अपने अकाउंटिंग कोर्स में। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको वेंडर या कस्टमर के लेजर आपको किस तरह से क्रिएट करने चाहिए, क्या उनका आइडियल वे है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं। देखिए, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा यहाँ पर वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है। वेंडर की जगह यहाँ हो सकता है कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये क्यों रिक्वायर्ड होता है, इसकी हमें कब जरूरत पड़ती है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो एक अच्छी कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, वो एक पूरे प्रोसेस से काम करती हैं। वहां जब भी कोई नया वेंडर आता है, यानी कोई सप्लायर आता है या कोई नया कस्टमर आता है, तो उसकी एक पूरी डिटेल लेती हैं। इसको काइंड ऑफ केवाईसी भी बोल सकते हैं। और उसकी सारी जनरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है एक फॉर्म के रूप में। वो क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो जो कलेक्ट करती है, देखिए आप। वो कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बंदा है वो कौन है, उसकी मेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन, पैन, जीएसटीएन नंबर, ईएसआई और फर्दर जो भी है रजिस्ट्रेशन है। कंपनी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर। उसके बाद कंपनी किस तरह के बिजनेस में डील करती है, यहाँ काफी सारे ऑप्शन है जो भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल ऑफ सर्विसेज, जो कंपनी सर्विस देगी या अपनी गुड्स डिलीवर की वो यहाँ पर आप मेंशन करवा सकते हैं। उसके बाद कंपनी का जो वर्क एरिया है वो क्या है, लोकल में है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, वगैरह वगैरह। अगर आप ये इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। फर्दर उसके बाद बैंकिंग डिटेल, जो कंपनीज की बैंक डिटेल होंगी प्रॉपर। उसके बाद फिर सर्टिफिकेशन। तो देखिए, ये काइंड ऑफ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह होता है। और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आप अपने सप्लायर से या अपने कस्टमर से उसका जीएसटी नंबर, ठीक है, उसका पैन कार्ड, उसका कैंसल चेक, और अगर वो मतलब कॉन्ट्रैक्टर वगैरह है तो उसका ईएसआई नंबर और ईपीएफ नंबर की कॉपी भी ले सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर्पज से। अब आप बोलेंगे सर ले लिया, अब इसका क्या यूज होगा। तो देखिए, जब आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होंगी तो देखिए इसमें होता क्या है, ये इंफॉर्मेशन अगर आप कुछ चीज खरीदना चाहते हैं, मतलब आप वेंडर रजिस्टर, आपका अगर ये फॉर्म वेंडर भर रहा है तो ये सारी डिटेल्स जो है आपको आपका परचेज डिपार्टमेंट अरेंज करके देगा। और अगर ये डिटेल है कस्टमर की तो ये सारी डिटेल आपको अरेंज करके देगा आपका सेल्स डिपार्टमेंट। अगर कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी है, अगर कंपनी छोटी है तो ये आप हो सकता है आपको डायरेक्ट खुद डील करना हो या आपके बॉस ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दे। तो देखिए, जब आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होंगी तो इससे आसानी से आप टैली में लेजर क्रिएट कर पाएंगे। और साथ ही कल को कोई फ्यूचर में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है तो वो आपके पास पहले से अवेलेबल होगा। तो चलते हैं इस मतलब जो डिटेल्स हमारे पास है इसके बेस पर टैली में मास्टर लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है और ये किस तरह से हेल्प करता है। तो देखिए, मैं आपको ले चलता हूं टैली में। टैली में आप देख रहे हैं गेटवे ऑफ टैली है और सबसे पहला ऑप्शन है मास्टर का। मास्टर में सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट का। आपको जस्ट यहां से सी प्रेस करना है और आप आएंगे अंदर। उसके बाद आप यहां देखेंगे सबसे टॉप पर है अकाउंटिंग मास्टर, उसके बाद इन्वेंट्री मास्टर, उसके बाद स्ट्रेचरी। अभी हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग मास्टर की और उसमें भी हम लेजर की बात करेंगे। तो मैंने एंटर करा लेजर पर और आप देखेंगे यहाँ एक क्रिएशन फॉर्म विंडो ओपन हो गई है जहां पर मुझे अपने कस्टमर की या सप्लायर की डिटेल्स यहाँ फिल करनी है ताकि उसका मैं अकाउंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ओपन कर सकूं। तो देखिए, जब आपके पास ये फॉर्म होगा तो आपको सिंपली नाम यहाँ से मिल जाएगा। देखिए, यहाँ से नाम मिल गया, मैंने जस्ट इसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखेंगे कि ये लिस्ट ऑफ ग्रुप, यानी कि ये क्या है। आप देखेंगे, आप फॉर्म से ही पता चल रहा है ये वेंडर है, तो ये मेरा सप्लायर है, तो मैं यहां लूंगा इसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। उसके बाद देखेंगे यहां पर है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में भी, फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूं। इसको यस करने का यूज ये होता है कि जब आप इस वेंडर को पेमेंट करने जाएंगे तो जितने भी बिल्स आपने रिकॉर्ड किए होंगे पेमेंट के टाइम, वो सारे बिल आपको शो करेगा कि भाई किस बिल की आप पेमेंट कर रहे हैं। तो वहां सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं बिल नंबर 1, 2, 3 जिसकी भी पेमेंट कर रहा हूं। तो ये ऑप्शन आपको जब भी मिलेगा जब आप यहाँ यस करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड्स। देखिए, जब हम किसी के साथ डील करते हैं, चाहे वो आपका कस्टमर हो या वेंडर हो, तो वहां बिजनेसेस में क्या होता है, ज्यादातर कॉर्पोरेट्स में क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन चलते हैं। क्रेडिट पर मतलब उधारी पर। उधारी 10 दिन की भी हो सकती है, 15 दिन की भी, 30 दिन की भी, 60 दिन की भी। तो देखिए, जैसा एग्रीमेंट है उसके हिसाब से सपोज मान लेते हैं 30 दिन की क्रेडिट पीरियड है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर है थर्ड ऑप्शन, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। तो ये जो हमने क्रेडिट डेज डाले ना, तो ये बोल रहा है कि अगर आप इसको यस कर देंगे तो वाउचर जब आप
क्रिएट करेंगे वहां पर ही आपको शो करेगा अलग से। ठीक है, उसके बाद यहाँ है स्टैच्यूटरी डिटेल। देखिए अभी आपका सप्लायर है, वेंडर है, हो सकता है कि ये सर्विसेज देता हो या ये गुड्स देता हो, जिसके केस में आपको उसका टीडीएस भी डिडक्ट करना पड़ सकता है। तो आप ये पूछता है यहाँ पे इस टीडीएस डिडक्टेबल, क्या आप इसके साथ जो ट्रांजेक्शन करोगे उन पर टीडीएस भी एप्लीकेबल होगा? अगर आपको लगता है हाँ तो इसको यस कर दीजिए। उसके बाद ये पूछेगा कि ये डिडक्टिव कौन है, इसका स्टेटस क्या है, ये प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, नॉन कंपनी है, जो भी है। तो हमारे केस में ये कंपनी है तो हम इसको ले लेते हैं कंपनी। और यहां से देखिए उसके बाद थर्ड ऑप्शन है डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, कि जो टीडीएस काटना है जिस वाउचर में, जैसे सपोज आपने कुछ इनसे सर्विसेज ली तो आप परचेज वाउचर में या गुड्स खरीदे या परचेज वाउचर में इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो क्या कह रहा है उसी वाउचर में टीडीएस काटना है या अलग से आप यूज करेंगे? तो मैंने कहा उसी में काटना है तो इसको यस कर दीजिए। उसके बाद देखेंगे मेलिंग डिटेल में कंपनी का नाम ऑटोमेटिक आ गया, आप मेलिंग डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस, तो देखिए हमारे पास यहाँ सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं क्योंकि हमने वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराया था। तो यहां से हम कंपनी का ले लेंगे कॉपी करके एड्रेस, देखिए यहां मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं एंटर मारूंगा और यहां पर आ गया स्टेट, स्टेट हमारा दिल्ली है, कंट्री हमारा डिफॉल्ट इंडिया आ रहा है, यहाँ पिन कोड आ जाएगा 10001। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर, हो सकता है मोबाइल नंबर और प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल आपकी स्क्रीन पर ना आए, उसके लिए आपको सिंपली जाना है F12 पर। F12 पर जाने के बाद आप यहां देखेंगे, यहां आपको देखेंगे पार्टी डिटेल्स में प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल, ये ऑप्शन आपको यस कर देना है। ठीक है, आप जैसे ही यस करेंगे यहाँ आपको मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। देखिए कंपनी का हमारे पास मोबाइल नंबर है, मैं यहां से कॉपी करता हूं और मैं यहां डाल देता हूं। उसके बाद है कि प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, फर्दर डिटेल्स इसकी और प्रोवाइड करो, मैंने यस करा तो देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल आ गया कि किस बंदे से वहां कॉन्टैक्ट करना है। तो देखिए कॉन्टैक्ट है शौकीन सैफी जो कि वहां के डायरेक्टर है, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर जो कि हमने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगा था, मोबाइल नंबर आ गया, इसको कॉपी कर लेंगे यहां डाल देंगे। उसके बाद फैक्स जो नंबर है वो ले लेंगे हम, यहाँ पे देखिए फैक्स नंबर ये, फैक्स नंबर जनरली अब यूज नहीं होता है, आप इसको अपने वेंडर फॉर्म से हटा भी सकते हैं, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद मेल आईडी, कंपनी की मैंने मेल आईडी ले ली। उसके बाद है कि सीसी टू एनी, तो डायरेक्टर जो है उनकी मेल आईडी ले लेते हैं यहाँ पे, अगर कभी मेल करनी पड़ेगी तो हम यहाँ से डायरेक्ट उनको मेल कर देंगे। उसके बाद कंपनी की वेबसाइट, देखिए यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट भी है, जो डिटेल्स हमने मांगी थी अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सब हमने यहाँ कलेक्ट कर दिए। उसके बाद देखिए बैंक अकाउंट डिटेल, यस करा मैंने, और यहां से मैं गया अदर पर, सॉरी एक मिनट, यहां से ईट फंड ट्रांसफर पर, और यहां पर हम ले लेंगे बैंक डिटेल। देखिए जो कि हम, मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये हमारे बैंक डिटेल में आ जाएंगे, जैसे हमारा अकाउंट नंबर है, मैंने इसे कॉपी किया यहां डाल दिया। उसके बाद IFSC जो भी है डाल दीजिए। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, हमारे केस में बैंक ऑफ इंडिया है, और यहां से मैं एंड कर देता हूं, ये हमारे नाम भी आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। बेनिफिशियरी कोड जो भी है आप ले सकते हैं, एंड ऑफ लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर मैं अप करता हूँ थोड़ा सा, तो देखिए पैन नंबर भी हमारे पास अवेलेबल है हमारे वेंडर रजिस्ट्रेशन बुक में, जस्ट इसको कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोवाइड पैन डिटेल को यस करता हूँ, तो देखिए यहाँ डिटेल आ गई प्रॉपर इसकी रेगुलर, और यहाँ से GST नंबर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और एंटर। तो आप देख रहे हैं जितनी डिटेल्स हमारे लेजर्स को क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड थी, चाहे वो सप्लायर के केस में या कस्टमर के केस में, वो सारी हमें हमारे फॉर्म से मिल गई क्योंकि हमने अपने कस्टमर से फॉर्म फिल करा लिया था, और साथ ही उससे हमने GST नंबर, कैंसल चेक, उसका पैन कार्ड, ESI, EPF सर्टिफिकेट वगैरह सब ले लिए थे। तो अब यहाँ उनके बेसिस पर मैंने यहाँ डिटेल्स डाल दी हैं, सारे डिटेल्स वेरीफाइड है। सिंपली उसके बाद मुझे एंटर मार देना है या कंट्रोल A कर देना है, इसको एक्सेप्ट कर लूंगा तो ये मेरा देखेंगे आप। मैं अब ऑल्टर में जाके आपको दिखा देता हूँ, बाहर आता हूँ, यहाँ पर ऑल्टर में लेजर्स के अंदर अभी हमने ABC प्राइवेट लिमिटेड, देखिए ये जो लेजर क्रिएट किया है इसकी प्रॉपर डिटेल्स हमारे पास है। तो अब इसके बेस पर हम अपनी पूरी अकाउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इससे जो बिल्स आएंगे उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सपेंसेस और इनकम के लेजर किस तरह से क्रिएट करते हैं विद GST, और साथ ही इन्वेंट्री के लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और जो प्रोसेस मैंने बताया है अगर आप ये अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप इसको अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।